अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की जो कोर्ट रिपोर्टिंग के सबसे मंझे हुए और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस जो सदारती रेफरेंस जो है वो फ़ाइल हुआ था, मेरे ख़्याल में जो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो दायर किया था, शायद वो मकसद जो है वो उस पूरा हो चुका है। और इसके साथ साथ जो नाज़िम जोखियों के कत्ल में मुलव्विस जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो आए थे और यहाँ से उनकी जो है वो जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो क्यों नहीं उनको यहाँ से ज़मानत मिली, फिर उनको सिंध हाई कोर्ट में जाना पड़ा और वहाँ से भी उनको जो है फिर ज़मानत मिल गई है 10 दिन की। लेकिन यहाँ पर जो वज़ीर दाखिला हैं और जो गवर्नर सिंध हैं वो कहते हैं कि जो जाम अब्दुल करीम MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इस वक्त जबकि वो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग में जो है वो मोशन पे जो वोट करने आएंगे उनको पाकिस्तान आते ही हिरासत में ले लिया जाएगा। तो अदालती हुक्म के होते हुए क्या ऐसा मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नासिब ये बताइए कि अब 2 समातें तकरीबन 3 समातें जो है वो हो चुकी हैं इस केस की जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, तो ऊँट किस करवट बैठ रहा है, क्या आपको नज़र आ रहा है? आपकी तो ख़बर थी कि शायद इसको जो है ये वापस भिजवा दिया जाएगा शुक्रिया के साथ सदर को। नहीं, असद साहब, बात असल पता क्या, हुकूमतें ये इस दफ़ा पहली दफ़ा नहीं, ये हमेशा से प्रैक्टिस है कि जब हुकूमत ये देखती है कि गेम उनके हाथ से निकल रही है या कोई मुश्किलात आ रही है उनको, या वो अपने मेंबर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते या किसी किस्म की बात हो, तो वो सारा पलड़ा जो बोझ है वो सुप्रीम कोर्ट पे या जुडिशरी पे डाल देते हैं। और ये हमेशा से होता हुआ आ रहा है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाएगा जो हमारे फेवर करेगा। तो असद साहब, ऐसा उमूमन देखें, सुप्रीम कोर्ट टॉप कोर्ट है, उन्होंने हर चीज़ एहतियात से करनी है। ठीक है, प्रेसिडेंट की ये आर्टिकल 186 के तहत जो है वो उनके पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, किसी भी सवाल का जवाब के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब जो भी उनकी फाइंडिंग होगी या वो जो भी उनकी ओपिनियन होगी वो ऑलमोस्ट बाइंडिंग ही होती है। लेकिन ये तो बाइंडिंग देखें, ये कोई एपलेट जुरिस्डिक्शन तो नहीं थी, ये तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी, ये तो मशवरा मांगा है। मशवरा तो बाइंडिंग नहीं होता। हसबा बिल में जो था वो तकरीबन बाइंडिंग था। इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे उस वक्त चीफ जस्टिस, उन्होंने ये जजमेंट दी थी कि हमारी जो ओपिनियन होती है वो बाइंडिंग होती है। एनी हाउ इसकी और भी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन बात असल वही है जो आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत को भी मालूम था पहले दिन से। आपको याद होगा, बल्कि आपने भी स्टोरी दी थी कि पहले उन्होंने कोशिश की थी कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये लेके आया जाए कि डिफेक्शन को जो है वो ताहियात नाअहली डिक्लेयर कर दिया जाए या एटलीस्ट एक खौफ रखा जाए अपने MNAs को। ये खौफ उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, उसका मकसद भी यही है कि वो उन्होंने अपने मेंबर्स पे ये खौफ रखना है कि अगर तुम उस साइड पे गए तो सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल हो जाओगे और दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकोगे। ऑल्दो असद साहब, आपको पता है आर्टिकल 62(1)(f) का इम्प्लीमेंटेशन वो जस्ट लाइक डैट नहीं होता। ये मतलब कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा कि आपने ख़यानत की है या आप जो है वो ऑनेस्ट, आप अमीन नहीं हैं और सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर ही ये इम्प्लीमेंट होता है, वैसे नहीं होता। और उसके बहुत सख्त शराइत हैं। लेकिन ये इसमें अगर आप ये देखें कि आपको नहीं लगता कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो 2-3 दिन से जो है वो मुसलसल उनका जो टारगेट जो है वो बजाय ये कि अगर आपने आइन की एक इंटरप्रिटेशन या एक ओपिनियन लेनी है तो आप कानूनी नुक्ते पे रखें, लेकिन उनके जो दलाइल हैं वो, मैं तो उस दिन जब मैंने भी इत्तेफाक हुआ था उनको सुनने का, तो ये लगा कि वो तो मुनहरिफ अरकान को डरा रहे हैं, वो मुसलसल जो है वो खींची जा रहे हैं। कोई इतने लंबे चौड़े आर्गूमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, आपने बस लिख के एक प्रेसिडेंशियल उसमें एक आपने रेफरेंस में चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वो साथ साथ में डरा रहे हैं उन लोगों को जो कि इनके ख्याल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट देंगे। तो इसमें मुझे जो लग रहा है कि शायद डराने में कुछ ये कामयाब भी हो गए। मुझे देखें, मैं बिल्कुल, आपने मेरे जो बात मैं कह रहा हूँ वही आपने बड़े ऐसे तरीके से कह दी। वही रीज़न यही है कि उनको मालूम है कि इसका क्या नतीजा निकलना है।
क्योंकि आपको पता होगा कि तय ये था कि जुमे को ख़त्म हो जाएगी, अटॉर्नी जनरल साहब कंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी तक हर प्रोसीडिंग्स के बाद वो 2 घंटे ले लेते हैं। तो अब मंडे को भी वो 2 घंटे बोलेंगे। पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा था 2 घंटे में ख़त्म करेंगे, फिर फ्राइडे को उन्होंने 2 घंटे में ख़त्म करना था, अब वो मंडे को 2 घंटे में ख़त्म करेंगे। तो बात वही है जो आप कह रहे हैं कि उसके बाद फिर बहुत सारी पार्टीज़ को भी सुनना है ना सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अटॉर्नी जनरल को तो नहीं सुनना। तो बात वही है कि उन्होंने एक माहौल पैदा करने की कोशिश की है कि उनके मेंबर्स डरे रहें, और मुझे बज़ाहिर जो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो कामयाबी उनको मिल रही है। क्योंकि आप देखिए ना कि अगर एक प्रेसिडेंशियल आर्डिनेंस आता, जो कि हमें ये बताया गया था पीटीआई के ज़राए के मुताबिक कि वो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था कि अरकान को डराया जाए, और ये भी कहा गया कि अभी हम फ़िलहाल जो है, क्योंकि वो बड़ा वीक ग्राउंड पे था, उसके कोई कानूनी को उसके बेसिस नहीं थी, लेकिन ये कहा गया कि इसको अभी हम जारी कर देते हैं, बाद में हफ्ते डेढ़ बाद जब ये नो कॉन्फिडेंस वाला ख़त्म होगा मामला तो हम इसको विड्रा कर देंगे। अगर वो ऑर्डिनेंस आता तो शायद इतना डर पैदा ना होता, और ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जो है वो मुनहरिफ अरकान को शायद ज़्यादा डराया जा रहा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो रोज़ 2 घंटे के पूरा सरमन देते हैं, लेक्चर देते हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो भी कहती है अच्छा जी आ जाएं वापस, हम ये कर देंगे। सुना है अब तो पैसे भी कोई ऑफ़र कर रहे हैं। मेरे तो जो ज़राए उन्होंने मुझे यही बताया था कि पीएम साहब को या शायद टॉप पीटीआई लीडरशिप को ये बात समझाई गई है कि बात नहीं बनेगी, आप भी थोड़े से पैसे ढीले करें। तो शायद पैसे ढीले हो भी गए हैं, कुछ सैंक्शंस हो गई हैं कि जो लोग जो हैं अभी भी एडमेंट हैं या जो नहीं मान रहे उनको पैसों से लुभाया जाए। लेकिन बात वही है कि जो टाइम गेन हो रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है पीटीआई के फेवर में बात ज़्यादा जा रही है, क्योंकि देखें सिटिंग गवर्नमेंट है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं, अपोजिशन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ऑल्दो कि वो सिंध में उनके पास गवर्नेंस है और उसका उनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस किस्म का फैसला लेना ये वैसे कोई इतनी अच्छी रवायत नहीं है। मेरा तो ये कहने का मकसद था कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये अगरचे इन्होंने जो बेशक ये अब रेफरेंस जो है वो अगली 2-4 समातों के बाद वापस भी भेज दें, लेकिन जो पीटीआई का जो ऑब्जेक्टिव था कि ये इनको हम 1-1.5 हफ्ता जो है वो उनको डरा के रखें मुनहरिफ अरकान को, वो मेरे ख्याल में वो उन्होंने पूरा कर लिया। देखें बात वही है ना कि उन्होंने लोगों को ये मैसेज दे दिया अपने मेंबर्स को कि हो सकता है आपके ऊपर 62(1) लग जाए, और 62(1) आपको मालूम है हमेशा के लिए हयात नाअहली है, तो अगर तो हमेशा के लिए लग जाए तो इनका तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसलिए उन्होंने अपने मेंबर्स को कंफ्यूज करने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो क्या आपके ख्याल में ये एक मुनासिब बात थी कि इतनी बड़ी अदालत को जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करना, तो ये भी क्या कोई मुनासिब बात थी? देखें सुप्रीम कोर्ट को ये अपने सोचना भी पड़ेगा कि हर मामले, आपको याद है कि इससे पहले सेनेट के इलेक्शन में भी उन्होंने एक रेफरेंस फाइल कर दिया था, और उसका भी मकसद यही था कि टाइम गेन करके अपने लोगों को और सिक्योर करें। तो यही बात वो अब भी कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जब प्रेसिडेंट रेफरेंस फाइल करें तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम उसको ज़रूर सुनें, क्योंकि प्रेसिडेंट सबसे हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट है। लेकिन प्रेसिडेंट को भी जस्ट लाइक डैट तो रेफरेंस नहीं फाइल करना चाहिए ना। एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगर ये बहुत ज़्यादा अहमियत था। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनके जो जुडिशल मर्डर था उस पर भी एक रेफरेंस जो है वो गुज़िश्ता 12-13 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 12-13 साल से पेंडिंग है। इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में उस पर हियरिंग्स हुई हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा हियरिंग नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि उसका मकसद यही था कि जो बाबर अवान थे वो उनको, इफ्तिखार चौधरी साहब उनको चाहते थे कि वो ना हटें, वो वज़ीर कानून ना रहे, तो मकसद यही था, उसको एंटरटेन किया गया। और जैसे ही बाबर अवान ने जो है उन्होंने वज़ीर कानून की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद वो रेफरेंस भी खूब खाते चला गया। अच्छा ये अब लेकिन वो रेफरेंस बड़ा सेंसिटिव है ना, उसमें नुकसान किसको होगा आपको पता ही है। उसमें नुकसान अल्टीमेटली जुडिशरी को होगा, क्योंकि जुडिशरी पे वो तोहमत लगेगी कि आपने जुडिशल मर्डर किया। अच्छा ये दूसरा ये बताइए कि जो नाज़म जोखियों के जो मुबैना उसमें FIR में नामिनेट है का मर्डर केस में जाम अब्दुल करीम, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो उन्होंने अप्रोच किया, अप्लाई किया, लेकिन उनकी जो है वो दरख्वास्त इस वजह से यहाँ पे एंटरटेन नहीं हो सकी थी प्रोटेक्टिव बेल की,
कि एक तो ये कि उनका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की भी पिटीशन जो है वो इंटरटेन नहीं की थी। और दूसरा ये था कि जो बाहर से उन्होंने अथॉरिटी लेटर भेजा था वो एम्बेसी के थ्रू नहीं आया था, कौंसलराइज्ड नहीं था, तो यहाँ से इंटरटेन नहीं किया गया। और फिर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से जो है वो जाके किसी तरीके से जो है वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल करा ली। वैसे वो राइट भी बनता था, लेकिन ये जो अभी जो गवर्नर सिंध हैं और जो वज़ीर दाखिला है, इनके मुताबिक कि जी जब वो आएंगे तो उनको फिर अरेस्ट कर दिया जाएगा, उनका नाम लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जो है नो फ्लाई लिस्ट पे डाल दिया जाएगा। तो आपके ख्याल में अगर प्रोटेक्टिव बेल ही सही 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल है, क्या अरेस्ट किया जा सकता है उनको? देखिए असद साहब, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये वेरी अनफॉर्चुनेट है और ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है कि आपको अगर कोई कहीं से रिलीफ ना मिल रही हो इस किस्म की, तो सिंध हाई कोर्ट चले जाओ, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपको पता है हमारे वेज बोर्ड के भी केसेस वहीं से स्टे होते हैं, स्टे हुआ भी था और कई साल, और स्टे कभी इतने लंबे नहीं चलते, लेकिन कई साल स्टे चल रहे हैं। तो लेकिन असल जो आपने कहा ना प्रोटेक्टिव बेल हो तो अरेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट अरेस्ट करती है तो ये कंटेम्प्ट है, सीधी सुपीरियर जुडिशरी की कंटेम्प्ट है। आपको देखें 10 दिन की है ना, 10 दिन के बाद वो दोबारा आएगा बेल के लिए, तो आप उसको उस वक्त अरेस्ट कर, अगर कोर्ट बेल उसकी ये खत्म होती है, नई बेल नहीं मिलती, तो फिर उसको जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जब तक वो प्रोटेक्टिव बेल के पीरियड है उसमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और उसके उनके भी जो बयान है कि जी वो आएंगे तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, तो ये ज़्यादा थ्रेट है, जैसे वो अपने मुनहरिफ अरकान को डरा रहे हैं कि भाई अगर तुमने यूँ कर दिया तो यूँ हो जाएगा। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये ऐसी है, मुझे तो समझ नहीं आती। ऑल्दो हमारी हुकूमत है, लेकिन हुकूमत ऐसी है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ ये रैलियाँ निकाल रही है, ये पब्लिक गैदरिंग्स कर रही हैं, और ये धमका रही हैं। देखें, डराने वो ज़माना ख़त्म हो गया, डराने धमकाने से आप किसी को ज़ेर नहीं कर सकते। अब आप अच्छे तरीके से प्यार से बात करेंगे, हर बंदा 2 कदम पीछे चल के आएगा। आपकी अथॉरिटी ख़त्म नहीं होती अगर आप जो है ना सख्ती ना करें। सख्ती करने से आपकी अथॉरिटी एरोड होती है। जी बहुत शुक्रिया नासिर इकबाल साहब। नासिर इकबाल साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, और जो अदालती रिपोर्टिंग में इनके जो तजुर्बा है वो यहाँ पर बहुत से जो कोर्ट रिपोर्टर हैं उनकी उम्र से भी ज़्यादा है। तो नासिर इकबाल साहब ने जो अभी सदारती रेफरेंस के हवाले से भी बात की कि किस तरह से जो सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान की अदालतों को कैसे इस्तेमाल करती हैं अपने मकासद के लिए, और साथ में एक जो नाज़िम जोखी मर्डर केस था इसके हवाले से भी जो आज वज़ीर दाखिला ने जो है वो बयान दिया है, अगर वो उनको अरेस्ट करेंगे तो नासिर इकबाल साहब जो है, बल्कि ये कानून है कि अगर एक बंदे को प्रोटेक्टिव बेल भी मिली हुई है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं कि ये जो वज़ीर दाखिला हैं वो क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, और दूसरा ये कि क्या ये जो अब रेफरेंस जो है वो सदारती रेफरेंस ये सुप्रीम कोर्ट वापस भी भिजवा देती है, तो मुनहरिफ अरकान जो हैं क्या वो जो इस काम के लिए ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया था, यानी उनको डराने के लिए, तो क्या उसमें हुकूमत कामयाब हो जाएगी, ये तो वोटिंग के दौरान मालूम होगा। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।